बल्ले बल्ले हो गई यार, बहुत बढ़ गई। 7,000 से 18,000, 7,800 से 20,000 और आरोपी मिल गई 7th। तो ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल उस समय हम चकाचौंध में भूल गए कि हमारे साथ गड़बड़ी की है, वो आरोपी में भी गड़बड़ी की है और 2.57 फिटमेंट फैक्टर में भी गड़बड़ी की है। करते नेताओं के पास जाते हैं, राष्ट्रपति जी को लिखते हैं, प्रधानमंत्री जी को लिखते हैं, डाल दो ताकि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, इंजस्टिस हो रहा है, ये कैलकुलेशन ही गलत है। 450, 23,925, हवलदार की 24,900 और इसकी 24,825 से बढ़कर 27,625। आरोपी 1, 2 सभी को एक बार स्टडी करके टेबल बन रही है और इसमें फायदा होता दिख रहा है। अभी तो पैरा नंबर 5 है, यानी पैरा नंबर 4 जोड़ा, उसमें पीएमआर हटा दिया, पैरा नंबर 5 जोड़ा, वो मान नहीं रहे कि इस आधिकारिक टेबल नहीं निकलेगी। जब टेबल निकलेगी तब सच्चाई सामने आएगी। जय हिंद दोस्तों, आरोपी 3 को लेकर जेएसयू जवानों के सवाल हैं कि आखिर आरोपी 1 से आरोपी 3 में क्या फर्क है, आरोपी 2 से आरोपी 3 में क्या फर्क है, इसकी घोषणा कब होगी और इसका एरियर किस प्रकार होगा, किसको कितना फायदा होगा या नुकसान होगा। एक सवाल और सवालों के जवाब विद पूरी पॉलिसी के साथ हम आपको बताएंगे। सबसे पहले उनके कुछ सवाल सुनते हैं, उससे पहले हम आपको समझाना चाहते हैं कि आरोपी 1 से 2 में क्या बदलाव हुआ और 2 से 3 में क्या बदलाव हुआ, किसको क्या फायदा और किसको क्या नुकसान हुआ। जैसे हम सभी जानते हैं कि आरोपी 1 1/7/2014 को घोषणा हुई थी और उसमें 30 जून 2014 तक के किसी भी प्रकार के रिटायरीज थे, उनकी 2013 के पेंशनर के हिसाब से सबको इक्वलाइजेशन किया गया था, बराबर किया गया था और इसका लाभ सभी को मिला था जो भी पेंशन ले रहे थे। यह था आरोपी 1 का कॉन्सेप्ट। आप समझ सकते हो। फिर इसका एरियर कैसे मिला, उसकी पॉलिसी पर बात आएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, इसके ऊपर आएंगे। तो यह था आरोपी 1 का कॉन्सेप्ट। आरोपी 1 से 2 में जब हम आते हैं तो इसकी घोषणा आप समझ सकते हो 2023 में हुई थी, लेकिन 1 जुलाई 2019 से प्रभावी थी, 30 जून 2019 तक के, यानी जो पिछले जितने पेंशनर थे वो जो आरोपी 1 में कंसीडर किए गए वो आरोपी 2 में कंसीडर किए गए हैं और आरोपी 3 में भी कंसीडर किए जाएंगे, चाहे वो मेडिकल डिसेबिलिटी हो, चाहे वो प्रीमेचर हो, चाहे कोई हो। लेकिन 1 जुलाई 2014 के बाद जो प्रीमेचर आए हैं उनको आरोपी 2 में शामिल नहीं किया गया था, ना ही वो आरोपी 3 में शामिल होंगे। अब आरोपी 3 में और जुड़ेगा को मेडिकल ग्राउंड पर विलिंग अनविलिंग करके आते हैं, वो भी इसमें से निकलेंगे। तो आप समझ सकते हो बदलाव क्या हुआ। पहले सबको मिला, उसके बाद भी सबको मिला, लेकिन प्रीमेचर को हटाया गया, उसके बाद फिर प्रीमेचर को लगातार हटा रहे हैं, उसमें मेडिकल वाले को जोड़ दिया। अब एक सज्जन सवाल करते हैं हमसे, एक सूबेदार मेजर साहब ऑनरी कैप्टन है, उन्होंने बोला श्रीमान मैं 31 अगस्त 2019 को पेंशन आया था, मेरा एक दोस्त मेरे साथ के ही एक साहब हैं वो आए थे 30 जून को पेंशन, उनकी 35,800 पेंशन थी, 38,400 और वो जाके 43,000 हो गई। और सर मैं उनसे 1-1.5 महीने बाद आया, मैं अभी तक 38,000 समथिंग ले रहा हूं, वो हमसे ज्यादा पेंशन ले रहे हैं अभी तक और उन्हें लगभग लंबा एरियर भी मिला, लगभग जाके 3.25 लाख या 4 लाख मिला। और अब हमें इसका फायदा कब से होगा, कैसे होगा। तो हमने कहा श्रीमान जी आपको 1 जुलाई 2024 के बाद आपको कंसीडर किया जाएगा। उन्होंने बोला तो हमें आरोपी 2 के हिसाब से मिलेगी या 3 के हिसाब से। मैं बोला 3 के हिसाब से मिलेगी। एरियर कैसे मिलेगा, एरियर कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या हमें इतना बड़ा घाटा हुआ कि वो हमसे 2 महीने पहले आ गया और 4 साल तक कैप्टन इतनी 43,000 और प्लस लगा के 9,000 का फर्क पड़ रहा है वो ले रहा है, तो हमारा इसमें क्या कसूर है। ये पॉलिसी इसी प्रकार की है, इसलिए पॉलिसी के ऊपर जब मैं जा रहा हूं। अब आपका 1 जुलाई 2024 से बढ़ेगा, उसके बाद जब घोषणा होती तब का एरियर मिलेगा, पीछे का नहीं मिलेगा। ये आपको सीधा सीधा नुकसान है। अभी भी 1 जुलाई 2024 यानी जो आप पेंशन आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, अगस्त 2024 में आ रहे हैं, तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा और 30 जून 2024 तक के लोग कंसीडर होंगे। और इसमें लेफ्टिनेंट और कैप्टन का ज्यादा मार्जिन है, इसलिए उनको ज्यादा फर्क लग रहा है। तो अब इसकी पॉलिसी क्या कहती है, फिर बोर्ड पे आएंगे, आखिर ये फिगर क्या कहते हैं। यानी एरियर की बात जैसे हमने कहा कि 1/7/2024 से लागू है, घोषणा कब होगी और उनके जो मैंने फिगर बताए वो कैप्टन रिटायर्ड 31 अगस्त को होता है, उसको क्या क्या घाटा होता है, लास्ट 5 ईयर में लगभग बोलता है हमें जाकर के लाखों का नुकसान हो रहा है, तो वो सभी को होगा किसी भी रैंक के।
अब इसकी जो घोषणा के लिए आपने बात कर रहा हूं तो सबसे पहले लेटेस्ट लेटर एडवाइजरी नंबर 12 31 जुलाई 2024 की है। रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस पर्सनल फैमिली पेंशन अंडर 191 पेंशन, उन्होंने कहा है कि टेबल तैयार हो रही है, टेबल हो रही है। और टेबल के लिए बताया गया, जब आईएसएम ने बोला कि हमें टेबल दिखाओ तो बोला हम लाइव डाटा नहीं दिखा सकते। उन्होंने कहा है कि हम लाइव डाटा आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा ये टेबल है रिवाइज बेस्ड ऑन पेंशन डिफेंस फोर्सेस रिटायरीज कैलेंडर ईयर 2023 पेंशन टेबल वंस रिसीव्ड शैल बी प्रमोटेड वेटरन्स ओनली। उन्होंने कहा जैसे हमें मिल जाएगी कर देंगे। यानी हर एक डिपार्टमेंट ने अपना पल्ला झाड़ा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक्स वेलफेयर ने 10 जुलाई को लेटर निकाल दिया कि 7 नवंबर 2015 के हिसाब से जो पॉलिसी है तीनों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवल स्टाफ, एयर स्टाफ को भेज दी थी कि रिवीजन ऑफ पेंशन डिफेंस फोर्सेस फैमिली पेंशन अंडर 191 पेंशन की पॉलिसी क्या क्या है। अब इसकी पॉलिसी के बारे में, जैसे कि 7 नवंबर की पॉलिसी है, मैं एक बार फिर उस पॉलिसी पे जाना चाहता हूं ताकि आपको ये सारी चीज क्लियर हो जाए कि पॉलिसी में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये पुराना लेटर जो फाइनल पॉलिसी बनी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बुकलेट निकाली, तमाम लेटर इसी के कंसर्न आते हैं और इस पर एक बार हम सोच लेते हैं। तीनों आर्मी स्टाफ को 7 नवंबर 2015 में 191 पेंशन टू द डिफेंस फोर्सेस पर्सन इन व्यू ऑफ द नीड ऑफ डिफेंस फोर्सेस मेंटेन फिजिकल फिटनेस इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस एज पर द एक्सटेंट रूल्स डिफेंस सर्विस पर्सनल रिटायर एट अर्ली एज कंपेयर टू अदर विंग्स इन द गवर्नमेंट सिपाही इन आर्मी इक्विपमेंट रैंक इन नेवी एंड एयरफोर्स रिटायर्ड आफ्टर 17/19 साल सर्विस of engagement service and officers retired before attaining the age of 60 years are the normal age of retirement in the government. Considering these exceptional service condition and the interest of over vigilant defense forces, the pensionary benefit of ex-servicemen have accordingly over time been fixed. उन्होंने कहा है कि हमने उस बात को मद्देनजर रखते हुए कि सेना का एक सिपाही 17 से 19 साल सर्विस करके आ जाता है और अफसर 60 से कम होता है, तो इनको जो रिटायरमेंट बेनिफिट जिसको मिलते हैं यानी 60 साल के बाद, उसके हिसाब से इनको बहुत कम पेंशन मिलती है, इनकी लाइबिलिटी ज़्यादा होती है, तो हर 5 साल में इनको इक्वलाइजेशन किया जाए। इट हैज नाउ बीन डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट 191 पेंशन नाम का एक शब्द है, इसका इसी मतलब है, जो 1/7/2014 से लागू हुआ। OROP implies that uniform pension to be paid of defense forces personnel retiring the same rank, same length service, regardless of their date of retirement, which implies bridging the gap between the rate of pension of current and past pension of the periodic interval. इन्होंने कहा है हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि 1/7/2014 से हमने OROP का कॉन्सेप्ट शुरू किया है। हर 5 साल बाद यदि सेम रैंक सेम लेंथ सर्विस पर जो भी लोग आते हैं, अब जो पुराने उनकी कम हो जाती है, नए की ज़्यादा हो जाती है, इसलिए जो गैप है उसको इक्वलाइजेशन करने की प्रक्रिया को 191 पेंशन कहते हैं। और ये लगातार जुलाई 2014, फिर जुलाई 2019, अब जुलाई 2024 में होने वाली है, इक्वलाइजेशन होगा। और इक्वलाइजेशन का मतलब आपको मैं बता देता हूं कि यदि आज आप रिटायर हो रहे हो उसी रैंक में और एक बंदा और सर्विस करके आ रहा है, नई नई चीजें अनाउंस बढ़ते रहते हैं, इंक्रीमेंट बढ़ता रहता है, तो उसका पेंशन में गैप होता है, उस गैप को कम करने के लिए, ताकि इससे आपकी बढ़ेगी भी, फायदा होगा। और बिल्कुल साइलेंट फीचर ऑफ OROP to the begin with pension of the past pension would be refix of the basis of pension retirees calendar year। उन्होंने कहा जो वर्तमान में आ रहे हैं पुराने पेंशन की बेसिक पेंशन को रिफिक्स किया जाए नए के हिसाब से। करेक्ट। पेंशन विल बी रिफिक्स ऑल पेंशन ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज। उन्होंने कहा जो 2019 में हुआ तो 18 को बेसिस लिया गया, उसमें एवरेज कर रहे हैं, मिनिमम और मैक्सिमम को एवरेज करके आपको रिफिक्स किया जाएगा और सेम लेंथ ऑफ सेम सर्विस के हिसाब से। पेंशन ऑफ दोज ड्राइंग अबव द एवरेज शैल बी प्रोटेक्टेड। यदि किसी की ज्यादा है तो उसकी कम नहीं की जाएगी। जो एरियर बनेगा वो आपको 4 किस्तों में आपको मिलेगा। इन फ्यूचर द पेंशन वुड बी रिफिक्स एवरी 5 ईयर। उनका भविष्य में भी हर 5 साल बाद आपका OROP हर होगा। पर्सनल हु गॉट ऑप्ट डिस्चार्ज एंड, उन्होंने कहा जो भी लोग प्रीमेचर आए हैं,
यानी ऑन रिक्वेस्ट आए उनको 1 जुलाई 2014 के बाद कंसिडर नहीं किया जाएगा। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू अपॉइंट जुडिशियल कमेटी टू द अनोमलीज इफ एनी रेजिंग आउट ऑफ इंप्लीमेंट ऑफ ओआरओपी द जुडिशियल कमेटी विल सबमिट द रिपोर्ट इन 6 months। ये जो पैरा नंबर 5 है इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया कि बहुत सारी अनोमलीज आ रही हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट सुन नहीं रही, जबकि उन्होंने कहा है कि इसमें भी कुछ गड़बड़ी होती है, पॉलिसी में लिखा है, तो हम जुडिशियल कमेटी डालेंगे और 6 महीने में वो अपनी स्टडी करके रिपोर्ट दे देगी। लेकिन इसमें गवर्नमेंट ने मुंह बंद कर लिया, कान बंद कर लिया, ना सुन रही है ना कुछ बोल रही है। और इसी के तहत हम पैरा नंबर 5 के हिसाब से कह रहे हैं कि भाई आप जो गड़बड़ी हो रही है उसको सुधार लो, हमें ज्यादा धन नहीं चाहिए लेकिन इसको सुधार तो दो, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दे रही। डिटेल इंस्ट्रक्शन relating implementation of ORPU along with table indicated revision pension of each rank each category shall be issue, यानी इसकी टेबल बार-बार इशू होती रहेगी और आप उस हिसाब से, यानी ये है तो पैरा नंबर 5 है, यानी पैरा नंबर 4 जोड़ा उसमें पीएमआर हटा दिया, पैरा नंबर 5 जोड़ा वो मान नहीं रहे कि इसमें बहुत सारी विसंगति, उनको कैसे दूर किया जाए। अब आइए बोर्ड पे दोस्तों समझ सकते हैं कि बिल्कुल हाँ एक बार फिर कि सिपाही की आपको आरओपी 1 में 6,665 थी, नायक की 7,170 थी, हवलदार की 7,808 थी, नायब सुबेदार की 8,783, 12,690, एसएम की 13,045, 16,090 और 17,010। इसके बाद दोस्तों जैसे ही यानी ये 15 तक निकला है और 16 में आपको 7th पे कमीशन 2.5% मिल गया, तो यानी एक बंदा 6,000 ले रहा है उसकी 18,000 है, तो वो सोचेगा बड़ी बल्ले बल्ले हो गई यार, बहुत बढ़ गई, 7,000 से 18,000, 7,800 से 20,000, 8,700 से 22,000। तो ये उस समय एक टाइम बड़ा ह्यूज अमाउंट लगा कि नहीं यार मजा आ गया। अब आरओपी मिल गई 7th, तो ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल उस समय हम चकाचौंध में भूल गए कि हमारे साथ गड़बड़ी की है, वो आरओपी में भी गड़बड़ी की है और 2.57 फिटमेंट फैक्टर में भी गड़बड़ी की है। और गवर्नमेंट आराम से जब हमें लगा कि नहीं केंद्रीय कर्मचारी और दूसरों को तो भाई बिल्कुल उनको भाई जलेबी मिली है, तब हमें पता चला। आज हम जब अपने चीजों को समझने लगे, जानने लगे, तब हमें पता चल रहा है कि हमें कहां छला गया और ठगा गया। और इसके बाद लगातार हम जैसे ही आप ओआरओपी 2 आती उससे पहले आप समझ सकते हो कितना अंतर बनता है, फिर कोई अंतर ही नहीं आ रहा, यानी 16, 17, 18 3 साल में कोई अंतर नहीं दिखा और कुछ आप फिगर भी रिड्यूस होते दिख रहे हैं, आप देख रहे हो। इससे हमें निराशा हुई और हमें लगा कि तो ओआरओपी का कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ा गया, यानी यहां तक तो समझ में आया था और यहां के बाद ओआरओपी का कॉन्सेप्ट जैसे गड़बड़ाता है और हमारे दिमाग की बत्ती जल जाती, फिर हम एजिटेशन स्टार्ट करते हैं, मेमोरेंडम स्टार्ट करते हैं, नेताओं के पास जाते हैं, राष्ट्रपति जी को लिखते हैं, प्रधानमंत्री जी को लिखते हैं, कहते हैं कि पैरा नंबर 5 में सीधा सीधा लिखा है श्रीमान जी जुडिशियल कमेटी डाल दो ताकि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, ये कैलकुलेशन ही गलत है। और उसके बाद सरकार चुप हो जाती है, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चुप हो जाता है। अब ओआरओपी 3 का संशय बना हुआ है, चल रहा है कि 20,450, 23,925, हवलदार की 24,900 और इसकी 24,825 से बढ़कर 27,625 और सूबेदार की 31,000 बढ़ के 33,025, सूबेदार मेजर की 31, पहले 33 थी, फिर 31, फिर 34। इसी तरीके से कुछ बढ़ोतरी इसमें नजर आ रही है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि आरओपी 1, 2 सभी को एक बार स्टडी करके टेबल बन रही है और इसमें फायदा होता दिख रहा है। अभी तक ये प्रेडिक्शन है। इसके ऊपर लेटर निकल चुके हैं डीएसडब्ल्यू का, फाइनेंस विभाग का, लेकर आधिकारिक टेबल नहीं निकली। जब टेबल निकलेगी तब सच्चाई सामने आएगी कि नहीं कि ये उन्होंने कुछ सुधार किया है या फिर हमें चूना लगाया है, ये आपको देखने वाली बात होगी। फिर आपको एजुटेशन के लिए तैयार रहना होगा। धन्यवाद।